नमस्कार। राजस्थान ललित कला अकादमी समय समय पर हमारे उन लोगों को जिन्होंने राजस्थान को, देश को या विश्व को कला के क्षेत्र में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई हो या योगदान दिया हो, उनको स्मरण करती है। आज कल था हमारे राज्य के ख्यातनाम चित्रकार, म्यूरलिस्ट, ब्लू पोट्री में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, कृपाल सिंह जी शेखावत का 100वां जन्मदिन था। कल से हमने इस आयोजन को शुरू किया। आज मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं ललित कला अकादमी की ओर से, और आग्रह करता हूं हमारे वरिष्ठ चित्रकार राजस्थान ललित कला अकादमी के भूतपूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भवानी शंकर जी शर्मा साहब से कृपया मंच पर पधारें, आसन ग्रहण करें। आदरणीय भवानी शंकर जी। और मैं आग्रह करता हूं भूतपूर्व अधिष्ठाता आर्ट हिस्टोरियन श्री शैलेंद्र कुशवाहा साहब से कि आप भी पधारें। मैं अकादमी के सचिव डॉक्टर रजनीश जी से आग्रह करता हूं कि आप दोनों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर भवानी शंकर जी शर्मा साहब का आदरणीय कुशवाहा साहब का। आज हम आदरणीय कृपाल सिंह जी शेखावत के व्यक्तित्व और कृतित्व पर सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से ये हमें प्रेरणा देती है, हमें आगे प्रोत्साहित करती है। हम किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए कलाकार कैसे आगे बढ़ता है, कई चीज़ें कृपाल सिंह जी से हमने सीखी है। मेरा भी सौभाग्य रहा है कि मैं उनके काफ़ी निकट 80 के बाद करीब 20 से 1 साल अकादमी के अध्यक्ष भी रहे थे, तब भी बराबर जाना होता था, काम करते हुए भी देखता था और उनके व्यक्तित्व से कई चीज़ें सीखता भी था। विस्तार से आदरणीय भवानी शंकर जी, शैलेंद्र सिंह जी, मैडम रीटा जी आगे प्रकाश डालेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ रीटा मैडम को कि आगे इस कार्यवाही को आरंभ करें, चलाएं। आदरणीय प्रोफेसर भवानी शंकर शर्मा, जो कि मेरे गुरु भी रहे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, और कुशवाहा जी का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ, जो यहाँ पर आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सामने बैठे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप कृपाल सिंह जी के सानिध्य में रहे हुए हैं और वे आपको हूबहू उनके विषय में बहुत ही विस्तार से बता सकते हैं। तो पहले मैं आप चाहूँगी कि आज मैं आपको थोड़ा सा, जैसा कि मैंने अपनी पुस्तक में थोड़ा सा कृपाल सिंह जी के बारे में लिखा है, तो मैं आपको थोड़ा सा उसके विषय में बताना उपयुक्त समझूंगी। कृपाल सिंह जी शेखावत ब्लू पॉटरी के जनक व जादूगर कहे जाते हैं। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ। वे शेखावाटी क्षेत्र के मऊ गांव में, जो सीकर जिले के श्री माधोपुर तहसील में है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उन्होंने सर्वप्रथम झुंझुनू जिले के अलसीसर गांव में मिडिल स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। उनके सानिध्य में चित्रांकन का अभ्यास किया 1942 तक। उसके पश्चात वे 1 वर्ष तक लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स में रहे। 1943 में वे शांति निकेतन गए और 1947 में आर्ट डिप्लोमा लिया। विद्यार्थी काल में शांति निकेतन के हिंदी भवन में
भित्ति चित्र निर्माण किया। 1951 में बर्मा, मलाया, सिंगापुर और हांगकांग होते हुए जापान गए, जहां 1954 तक रहे। यहाँ पर उन्होंने टोक्यो विश्वविद्यालय से ओरिएंटल आर्ट में डिप्लोमा प्राप्त किया। आपने कमला देवी चट्टोपाध्याय और गायत्री देवी जैसे संरक्षकों की मदद से नीली मृदभांड कला को पुनर्जीवित किया। ब्लू पॉटरी का कार्य 1866 में जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट में महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा 1833 से 1880 के बीच शुरू किया गया था। यह कला अकबर के समय ईरान से लाहौर आई। 1667 और 1688 के बीच राम सिंह प्रथम इसे लाहौर से जयपुर लेकर आए। 1963 में सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर में यह नीली पॉटरी को पुनः जागृत करने का प्रयास श्री कृपाल सिंह जी द्वारा ही हुआ। कृपाल सिंह जी ने नंदलाल बसु के सौजन्य से तैयार भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए चित्रण किया, जो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। उन्होंने 25 रंगों का प्रयोग कर नई शैली बनाई, जिसे कृपाल शैली कहते हैं। कृपाल कुंभ नामक स्टूडियो पिछले कुछ वर्षों पूर्व तक उनकी पत्नी सज्जन कंवर और उनकी 3 पुत्रियां मीनाक्षी, हिमानी और कुमुद राठौर द्वारा संचालित था। वर्तमान में मुझे काफ़ी सालों से पता नहीं है कि अभी भी ये संचालित है या नहीं। इसके बारे में प्रोफेसर भवानी शंकर जी आपको बता सकते हैं कि अभी ये संचालित है या नहीं। पूर्व में इस कार्यशाला में कृपाल सिंह जी ने युवा कला शिष्यों, कारीगरों और कुंभकारों को उनके विषय में प्रशिक्षण भी दिया था। इस प्रकार से मैं उनके विषय में बहुत ज़्यादा न बताकर प्रोफेसर भवानी शंकर जी को आमंत्रित करूंगी कि वे अपने उद्बोधन से हमको लाभान्वित करें। सभी कलाकार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं रजनीश जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत आग्रह से मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। कृपाल सिंह जी से बहुत निकटता थी, क्योंकि वो हमारे पिताश्री प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा के बहुत नज़दीक थे। शांति निकेतन में भी साथ रहे थे और बाद में भी काफ़ी आना जाना रहा, और वो बनस्थली में भी समय समय पर आते रहे। जब वो जापान गए थे उस समय भी कुछ समय था उनके पास और उनको कुछ काम पूरा करना था, तो उसके लिए वो सोच रहे थे कि मैं कहाँ जाकर काम करूँ जहाँ की शांति से काम कर सकूँ। तो उसी बीच पिताजी से उनकी बात हुई। पिताजी ने कहा बनस्थली आ जाओ, तो वो वहाँ आए और उन्होंने वो काम अपना संपन्न किया। और साथ में उस समय क्योंकि बनस्थली में फ्रेस्को का केंद्र था ही और काफ़ी गतिविधियाँ चलती रहती थी, तो उनको लगा कि मुझे फ्रेस्को भी करना चाहिए, तो उन्होंने फ्रेस्को की टाइल भी बनाई जो कि वहाँ के कलेक्शन में है। तो इस तरह से मेरे बचपन से ही उनका आना जाना रहा, मिलना जुलना रहा। और उस समय के कलाकारों के अंदर जो एक सरलता थी, सहजता थी और कार्य के प्रति जो निष्ठा थी और जो इन्वॉल्वमेंट था, वो अभी सभी कलाकारों के लिए सीखने की चीज़ है। प्रातः से ही शुरुआत हो जाती थी स्केचिंग, ड्राइंग्स की, फिर जो ही मॉर्निंग के सारे कार्यक्रम करके फिर पेंटिंग शुरू हो जाती थी। तो ये रोज़ाना आप देख सकते थे, चाहे पिताश्री की बात करो, चाहे कृपाल सिंह जी की बात करो, चाहे विजयवर्गीय जी की बात करो, चाहे गोवर्धननाथ जोशी की बात करो। ये चारों कलाकार जो राजस्थान के काफ़ी वरिष्ठ कलाकार थे, और वो ऐसे समय में उनका कलाकार की तरह जो समय निकला, वो बहुत ही कहना चाहिए कि क्रांतिकारी समय था, रिवोल्यूशनरी टाइम था और बहुत ही उथल पुथल वाला समय था। तो भारतीय आज़ादी से पूर्व की स्थिति, आज़ादी के बाद की स्थिति, और उस स्थिति में जो काम करने की जो स्थिति थी वो, तो जैसा अभी मैंने जिक्र किया कि वो, और अभी डॉक्टर रीता
ने काफ़ी जानकारी दी उनके बायोग्राफिकल चीज़ों के बारे में। तो जब शांति निकेतन में थे उस समय नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर और जो बंगाल स्कूल के दूसरे कलाकार थे उन सब से उनका मिलना जुलना हुआ। और वहाँ की जो स्पिरिट थी वो ये थी कि देश के जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, उस परंपरा को समझो। एक वाक़या मुझे याद आता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं उनकी जो शिक्षा है एक ब्रिटिश कलाकार के अंडर में हो रही थी, गैलार्डी ऐसा कुछ नाम था उसका। तो उसी समय बाद में जब ई.बी. हेवल से उनकी मुलाकात हुई तो ई.बी. हेवल ने उनको कहा कि देखिए पाश्चात्य कला जो है वो तो ठीक है, आपने उसकी सारी टेक्निकलिटी देखी, स्टडी किया और काफ़ी प्रयोग भी किए, लेकिन आपको ज़रूरी है कि देश की मतलब भारतीय परंपरा की, मतलब ये ई.बी. हेवल कह रहे हैं कि भारतीय परंपरा का जो इतिहास है उसको समझें। अजंता, एलोरा, भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी, इन सब जगह आप जाएं और उसकी स्पिरिट को समझें। और वो जो हमारी कला की जो आत्मा है, हमारी जो परंपरा है, उसको समझकर और फिर हम कुछ काम करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। तो अवनींद्रनाथ टैगोर उससे बहुत प्रभावित हुए और ये एक कहना चाहिए कि मार्गदर्शक स्थिति बनी भारतीय कलाकारों के लिए। तो जो इंडियन रेनेसां था उसमें आनंद कुमारस्वामी, ई.बी. हेवल, स्टेला कैम्ब्रिज हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन सब लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने एक नई दृष्टि दी। और जो भारतीयता की बात है तो भारतीयता की बात करना आवश्यक था, क्योंकि जिस मिट्टी में हम रह रहे हैं उस मिट्टी की गंध अगर हमारी कला में प्रतिबिंबित नहीं होती, अभिव्यक्त नहीं होती है तो उसका कोई अर्थ नहीं। तो उस समय जो भी कलाकार थे, नंद बाबू का आप सब लोग जानते होंगे, नंद बाबू के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि उन्होंने भी भारतीय परंपरा को बहुत अच्छी तरह से समझा और समझने के बाद उसकी जो टेक्निकलिटीज़ है उनको समझा और उसके बाद उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो टैगोर की उस दृष्टि का था। टैगोर ने हमेशा कहा कि प्रकृति जो है वह सबसे बड़ी शिक्षक है और प्रकृति से हमारा अगर सामंजस्य रहेगा या डायलॉग रहेगा, निकटता रहेगी, तो उससे बड़ा स्टिमुलेटिंग और इंस्पायरिंग फैक्टर कोई हो नहीं सकता। क्योंकि प्रकृति के हमेशा हम देखते हैं कि सृजन चलता रहता है, प्रकृति में हमेशा बदलाव होता है। तो ये जो स्पिरिट है, ये जो बदलाव होने की व्यवस्था है, कि ग्रो करने की जो एक है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ हमेशा कि आपने एक बीज डाला तो बीज अंकुरित होता है, बीज का जो शेप है, फॉर्म है, किस तरह का है, फिर अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है। तो फाइनल फॉर्म तक पहुंचने के लिए कितने बदलाव आते हैं, कितने चेंजेस आते हैं। तो जो वेदर है, जो इन्वायरमेंट है, जो मिट्टी है, हवा है, धूप है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको प्रभावित करती हैं और उसमें बदलाव आता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि मान लीजिए आम का पेड़ है, तो आम का पेड़, जितने आम के पेड़ है वो सब भी एक जैसे नहीं होते। हम लोग आपस में एक दूसरे को देखें तो हर एक में एक अलग इंडिविजुअलिटी है। आपके जो रूप है, जो फॉर्म है, उसमें बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन फिर भी आप में हर एक में डिफरेंस है। और इसके साथ साथ जो हमारे संस्कार होते हैं, हमारे जो पारिवारिक संस्कार होते हैं, जो समाज का इन्वायरमेंट हमें मिलता है, शिक्षा का जहाँ के हम पढ़ते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट मिलता है, हमारे देश की जो संस्कृति है उसका जो प्रभाव होता है, और फिर जो ग्लोबल स्थिति है उन सब का प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इनके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, जिससे कि इन सब प्रभाव में जिसका कि असर सब पर होता है, लेकिन जो खुद की व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व की वजह से, उस इंटेलेक्चुअलिटी की वजह से हम हमेशा दूसरे से भिन्न हैं। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को नहीं समझ सकते, अपने आप को अगर नहीं जानते हैं और अपने हमारे अंदर जो पोटेंशियलिटी है उसको अगर हम ग्रो नहीं कर सकते तो वो सही नहीं होगा। तो नंदलाल बोस जो हैं
जैसा टैगोर ने कहा कि भाई आप प्रकृति को अपना हमेशा शिक्षक बनाइए, प्रकृति से प्रेरणा लीजिए, प्रकृति का जो स्पंदन है उसको समझिए। तो नेचर को इन्होंने सबने खूब स्टडी किया। ये सबसे बड़ी चीज़ थी जो कि हमारे पारंपरिक जो कलाकार थे उनमें भी थी, कि हमारे जो पारंपरिक कलाकार हैं उनको अगर हम देखें तो वो गीत गोविंद की भी रचना कर रहे हैं, वो राग रागनियों की भी रचना कर रहे हैं, वो माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स को भी कर रहे हैं, हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स को भी ले रहे हैं, रिलीजियस सब्जेक्ट्स को भी ले रहे हैं। तो इन सब के लिए रिलीजियस आइकोनोग्राफी जानने की ज़रूरत है, इतिहास जानने की ज़रूरत है, फिलॉसफी जानने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों के प्रति हमेशा सजग रहे और इनकी जानकारी होती है। तो ये पूर्ण व्यक्तित्व की बात है, और यही बात हम शांति निकेतन की जो आत्मा थी या उसकी स्पिरिट थी उसमें था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन क्यों चुना? क्योंकि वो ऐसी जगह थी जो कि शहर की जो तड़क भड़क है या जो कृत्रिमता है उससे दूर प्रकृति के पास थी। तो प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो सबसे इंस्पायरिंग सोर्स होता है और उससे बड़ा कोई क्रिएटर नहीं है। तो इस तरह से जो सारी स्थितियां बनी, और वहाँ पर जो पाश्चात्य प्रभाव था और एक जो स्वाधीनता की बात थी, स्वतंत्रता की बात थी, वो सब जो एक आत्मा थी हर एक के अंदर, एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांतिकारी विचार था कि हमको भारतीयता को इम्पोर्टेंस देनी है। तो उस समय एशियन, तो जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, मान लो चाइना है, जापान है, इन सब से भी बहुत इंस्पिरेशन लिया। वहाँ के लोग आए, वहाँ पर रुके। तो ये जो एक ब्रॉड माइंडेडनेस थी शांति निकेतन के अंदर, कि हम जहाँ से भी, भाई वेस्टर्न कंट्रीज़ के वेस्टर्न आर्टिस्ट थे, उनसे भी उन्होंने सीखा, जाना, समझा, और उसके बाद जो भारतीयता थी उसको कैसे डेवलप किया। और जो भारतीय स्पिरिट थी या रेनासा, जो इंडियन रेनासा कहलाता है, पुनरुत्थान कहलाता है वो समय, उस समय सबका कंट्रीब्यूशन इसीलिए हो पाया। जैसे आनंद कुमार स्वामी की बात कर रहा था, उन्होंने बहुत एक अच्छी पुस्तक लिखी थी, क्रिश्चियन एंड ओरिएंटल फिलॉसफी ऑफ आर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट। ये दोनों पुस्तकें बहुत ही अच्छी पुस्तकें थी। और शांति निकेतन का जो जगह थी, वहाँ पर आप टैगोर भी देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, तो ई.बी. हेवल भी आते थे वहाँ पर। तो वहाँ पर आनंद कुमार स्वामी आते थे, कृष्णा स्टेला कैम्ब्रिज हैं वो आती थी। तो ये सारे जो कलाकार थे, या जो कहना चाहिए इंटेलेक्चुअल्स थे, वो सब एक जगह बैठते थे, आपस में कम्युनिकेशन होता था। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ म्यूज़िक भी था, पेंटिंग भी था, डांस भी था, परफॉर्मेंस भी था। और ये सब लोग जो हैं उसमें इन्वॉल्व थे। केवल आर्टिस्ट पेंटिंग ही कर रहा है ऐसा नहीं, वो पेंटिंग भी कर रहा है, वो स्कल्पचर भी कर रहा है, वो डांस भी कर रहा है, वो परफॉर्मेंस भी कर रहा है, वो म्यूज़िक में भी उसकी रुचि है। तो ये जो एक कहना चाहिए सभी कलाकारों का जो समन्वय था, ये सारा इन्वायरमेंट कृपाल सिंह जी को मिला। और कृपाल सिंह जी ने जब वहाँ पर वो पूरा अपनी एजुकेशन की, तो उन्होंने एक एग्जीबिशन की थी कलकत्ता में। और वो जो एग्जीबिशन थी, उसका जो वर्क अगर आप देखें, बहुत ही अच्छा काम, वो पूरी सीरीज़ जो थी उनकी बहुत अच्छी थी। उसमें पेंटिंग थी, उसके अंदर वुड कट प्रिंट्स थी, एचिंग थी, मतलब ग्राफिक आर्ट भी था, तो ड्राइंग भी थी, तो वाटर कलर भी थे, तो वाश पेंटिंग में भी काम था। तो डिफरेंट मीडियम में किया हुआ काम वो एग्जिबिट किया था। और वो काम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उस काम से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने जो वहाँ पर शिक्षा पाई थी, उसका पूरी जो स्ट्रेंथ है वो उन सब कामों में दिखाई देती है। उसके बाद वो जापान गए, और जापान की जो पेंटिंग, वॉश पेंटिंग की टेक्निक है, उसकी जो ब्रशिंग है, उसके जो इंक का काम है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने 3 साल तक अध्ययन किया। और उसके साथ साथ जो और इम्पोर्टेंट चीज़ थी वहाँ पर, कि वहाँ की जो डेकोरेटिव, उसमें वो भी एक था उनके सिलेबस में, कि डेकोरेटिव जो क्वालिटीज़ हैं या जो अलंकरण की प्रक्रिया है, उन सारी चीज़ों को भी समझा। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो उनका जो आने वाले समय का जो कहना चाहिए कि परिदृश्य उस खींचता है, कि वो जो वहाँ उन्होंने देखा, सुना और जो काम किया। उसके बाद वो जब यहाँ आ गए, तब जो काम वो शुरू करते हैं। और यहाँ पर जैसा मैंने कहा था कि भाई वहाँ पर उन्होंने पेंटिंग के साथ साथ डेकोरेटिव जो क्वालिटीज़ हैं या जो डिज़ाइनिंग का जो पार्ट है वो भी सीखा। और ये सारी चीज़ें जो हैं, उससे उनको सिरामिक जो ब्लू पॉटरी है उसकी तरफ भी उनका आकर्षण हुआ।
अगर हम उनकी बात करें और कुछ वर्ड्स में अगर हम कहना चाहें कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था या क्या चीज़ थी जिसको देखकर हम कह सकते हैं हाँ ये कृपाल सिंह जी, तो वो थी रेखाएं और रंग। जब वो ब्रश हाथ में लेते थे तो जो ब्रश का जो मूवमेंट होता था, ब्रश के अंदर जो एक कहना चाहिए कि एक उनकी आत्मा सृजन की जो संचारित होती थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा कलर, राजस्थान में रहे, बचपन से रहे, तो राजस्थान का जो कलर है, राजस्थान किस लिए फेमस है? कलर के लिए फेमस है। मेरे को भी कलर के प्रति बहुत अट्रैक्शन है और मेरा शुरू का जो काम है उसमें राजस्थान के जो लोक रंग हैं या यहाँ जो कि मेले हैं उन्हीं का सारा उसमें रिफ्लेक्शन है। तो कृपाल सिंह जी भी राजस्थान की जो एक्चुअल यहाँ की जो जीवनता है वो हम बहुत ड्राई एरिया है, नेचर का बहुत कहना चाहिए कि बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं है, पानी की कमी है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद राजस्थान का जो कलाकार है बहुत लाइवली है, या राजस्थान के लोग हैं बहुत लाइवली हैं। उनकी लाइफ में देखिए कलर, कितने कलर दिखाई देते हैं हमको। आप महिलाओं के रंग देखिए, कितनी वैरायटी ऑफ कलर्स, और उन कलर्स का जो उनका कलर सेंस है वो किसी भी अच्छे कलाकार से भी बढ़कर है। मतलब वो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स और ऐसे कॉम्बिनेशन देखते हैं जो कि जनरली जो डिज़ाइनर्स है वो भी नहीं इमेजिन कर सकते। तो ये सारा एक तो इन्वायरमेंट उनको मिला और वो उनके अंदर तक समाहित था, और दूसरा राजस्थान के जो मिनिएचर्स हैं, राजस्थान के मिनिएचर्स की भी यही खास बात है कि वेरी कलरफुल, बहुत कलरफुल हैं, लाइवली हैं, और रेखाओं का तो जादू है ही। मुग़ल मिनिएचर्स की बात करें या राजस्थानी मिनिएचर्स की बात करें तो सबसे बड़ा फ़र्क यह है, वो है रेखाओं का। राजस्थानी मिनिएचर्स के अंदर जो रेखाएं हैं वो मॉडलिंग भी करती थी, राउंडनेस भी दिखाती थी, उनमें लाइफ थी, फुल ऑफ एनर्जी थी, वाइटलिटी थी, और वही बात कृपाल सिंह जी ने इन सारी चीज़ों से ली। चाइना, जापान, इन कलाकारों से जो सब कुछ लिया, तो उनके जो ब्रश स्ट्रोक्स कहें या जो रेखाओं का मूवमेंट कहें या रेखाओं के अंदर जो एक शक्ति थी गोलाई दिखाने की, मोटाई दिखाने की, फॉर्म की क्लियरिटी करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम उनमें देख सकते हैं। तो दो चीज़ें ये थी बहुत इम्पोर्टेंट थी। यहाँ पर जो ब्लू पॉटरी की, अभी डॉक्टर रीता ने भी उसके बारे में जिक्र किया था कि ब्लू पॉटरी को उनको ये लगा कि जो ब्लू पॉटरी इसको हम रिवाइव करें, और रिवाइव ही नहीं करें, इसको रिवाइटलाइज करें, इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें, इसमें कुछ योगदान दें, इसको आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है। और जो राजमाता गायत्री देवी थी उनसे उनकी चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको जगह देती हूँ और कुछ जो फंड्स देंगी जिससे कि आप ये चला सकें। तो इन्होंने राम सिंह शिल्पकला मंदिर, जो कि लीलू पुल के पास लक्ष्मी विलास जो है, वहाँ पर उन्होंने क्लासेस शुरू करी। और ये एक बहुत अच्छा उनकी कहना चाहिए कि गतिविधि रही उसमें, जिसमें कि उन्होंने यंगस्टर्स को वहाँ पर सिखाना शुरू किया। तो वहाँ पर केवल ब्लू पॉटरी की बात ही नहीं थी, वहाँ पे पेंटिंग भी सिखाई जाती थी, ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ इंडियन पेंटिंग है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती थी। और अपने जो नाथूलाल वर्मा हैं वो उनके प्रथम शिष्यों में हम कह सकते हैं कि वो उस समय शुरुआत में ही वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। और उस समय कुछ मेरे ख्याल 75 रुपीज़ या कुछ ऐसा छात्रवृत्ति भी मिलती थी। तो इस तरह से वहाँ पे कुछ लोगों ने आके सीखना शुरू किया और वो जगह बहुत सुंदर थी। मैं कई बार उस जगह भी गया, तो वहाँ पर वो भित्ति चित्र के भी एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, साथ में जो ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ इंडियन पेंटिंग है उसमें भी काम उनका चलता रहता था, और साथ में जो ब्लू पॉटरी है इसको रिवाइव करने की। तो एक लेडी थी, उनका नाम नाथीबाई था या क्या था, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन वो लेडी जो कि ब्लू पॉटरी करती रही थी, तो उसको उन्होंने वहाँ पे बुलाया और उससे बहुत जानकारी, मतलब देखिए आप एक क्राफ्ट्समैन है, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे जो पिताजी थे उन्होंने भी क्राफ्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी, और बनस्थली में सभी क्राफ्ट के, चाहे पेपर मशी हो, लेदर वर्क हो, टाई एंड डाई हो, बाटिक हो, ब्लॉक प्रिंटिंग हो, सभी क्राफ्ट बनस्थली में थे। और रीता जो हैं यहाँ पर हैं, इनको मालूम है, इन्होंने अपने कपड़े खुद ने वहाँ प्रिंट किए हैं और पहने हैं। तो ये जो है कि क्राफ्ट को समझना
और क्राफ्ट की जो टेक्निक्स हैं उसको रिवाइव करना, उनको कैसे हम क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कृपाल सिंह जी का भी क्राफ्ट के प्रति काफ़ी रुचि थी, तो वहाँ पर उन सब क्राफ्ट को उन्होंने कोशिश की कि हम उनको फिर से रिवाइव करें। तो ब्लू पोट्री का इस तरह से वहाँ काम शुरू हुआ और धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी इसमें रिसर्च किया, काफ़ी इधर उधर रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया और करीबन 25 कलर्स उन्होंने नए ढूंढे और इतनी वैरायटी ब्लू पॉटरी में कभी नहीं रही थी। लेकिन ये सब कलर्स उनकी खुद की जो कहना चाहिए कि प्रायोगिक जो एक्सपेरिमेंट रहे, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स रहे और जो एक उनकी अनुसंधान करने की या रिसर्च करने की जो एक वृत्ति थी, उससे ये सब चीज़, उनको पढ़ने का भी बहुत शौक था। और आप ये देखिए कि उस समय डिग्री नहीं थी शांति निकेतन में, डिप्लोमा था। तो मैं अपने पिताजी का भी याद करता हूँ, कृपाल सिंह जी का भी याद करता हूँ। आप जाके देखिए कृपाल सिंह जी के पास कितनी अच्छी लाइब्रेरी थी। आप हमारे पिताजी के पास भी आप जाके देख सकते थे कि पसलन उनकी खुद की लाइब्रेरी कितनी अच्छी थी। और बनस्थली में तो बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है। मतलब अगर हम देश की अच्छी लाइब्रेरी की बात करें तो बनस्थली फाइन आर्ट्स की एक अच्छी लाइब्रेरी में से एक है। तो ये जो चीज़ है कि आपको भूख, ज्ञान की भूख, जानने की भूख, सीखने की इच्छा, तो ये जो स्ट्रॉन्ग वो है, वो कृपाल सिंह जी में भी था। और उन्होंने के द्वारा लोगों से चर्चा करके, खुद एक्सपेरिमेंट करके और ब्लू पॉटरी को एनरिच किया, रिवाइव किया, रिवाइटलाइज किया एंड कंट्रीब्यूट किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। फिर हम पेंटिंग वगैरह की बात करें तो उनका जो बाद का काम है, मुझे पर्सनली उनका वो काम पसंद है जो कि पहले का था। उसके अंदर जो लाइफ थी या जो नेचर से एक कनेक्टिविटी थी, वाइब्रेशन था, वो एक अलग था। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने काम किया उसमें उनका जो बहुत पॉपुलर वर्क्स थे, पाबू जी का जो था 4 हीरोज़ जो है, वो पेंटिंग काफ़ी उनकी प्रसिद्ध थी। फिर उन्होंने ये जो अपने गीत गोविंद की पूरी सीरीज़ की है, वो भी बहुत रिच सीरीज़ है। और गीत गोविंद के साथ साथ जो रागमाला की जो रचना की, फिर विभिन्न जो सीजन्स होते हैं उन सब को उन्होंने पेंट किया। तो ये जो पूरी सीरीज़ है उनकी बहुत ही रिच है, ब्राइट कलर्स, फ्रेश कलर्स, वाइब्रेटिंग कलर्स, और जिसके अंदर नेचर का पूरा जो कहना चाहिए कि लाइफ है, नेचर का पूरी जो उन्मुक्तता है, वो सब हम उनकी पेंटिंग्स के अंदर देख सकते हैं। तो आप देखोगे तो पेंटिंग में जो फ्लावर्स वगैरह, मतलब अगर बसंत का चित्रण है तो वो बसंत के सारा उसमें फ्लावर्स होंगे, एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे जो कि उससे रिलेटेड हैं। तो अलग अलग सीज़न के अंदर जो उन्होंने चित्रण किया इन अपनी चित्रों के अंदर, वो अद्भुत है। तो कृपाल सिंह जी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कि उन्होंने एक दृष्टि दी कि आप क्राफ्ट को और आर्ट को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ जाना जा सकता है, सीखा जा सकता है और कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिविजुअलिटी, जिसके मैंने पहले जिक्र किया था, कि उन्होंने खुद ने एक नई काम करने की तकनीक डेवलप की। और वो कहते थे, कई बार बात हुई कि देखो, आर्टिस्ट को अगर काम करना है तो वो हिस्ट्री को देखे, हिस्ट्री को पढ़े, हिस्ट्री को समझे, हिस्ट्री से डायलॉग करे और उसके जो अचीवमेंट्स हैं, जो कि आर्टिस्ट ने लाइफ टाइम करके जो अचीव किए हैं, उनको वो उनसे बहुत कुछ सीख सकता है। तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, कुछ चीज़ें आप नेचर से लीजिए, कुछ चीज़ें अजंता से लीजिए। तो अजंता की जो लाइन है वो उसने उनको बहुत प्रभावित किया और जो अजंता की लाइन की जो स्ट्रेंथ है, वही काम इनकी पेंटिंग में भी देखा जा सकता है। इसी तरह से हम अगर वेस्टर्न आर्ट की बात करें तो लियोनार्डो दा विंची की बात करें, चाहे माइकल एंजेलो की बात करें, चाहे रैम्ब्रांड की बात करें या कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की, तो उन सब का उदाहरण देके वो कहते थे कि उन सब से कुछ न कुछ लिया जा सकता है। तो मैं सबसे इधर से चुनता हूँ पुष्प, इधर से चुनता हूँ और एक अपनी फुलवारी बना लेता हूँ। तो ये उनका दृष्टि थी जो कि बहुत मतलब कहना चाहिए कि आदर्श स्थिति है कि हम लोग सब कुछ देखें, सब कुछ समझें, सब कुछ जानें, प्रकृति से डायलॉग करें, सब जो डिफरेंट वर्क ऑफ आर्ट है उनसे को समझें, लेकिन खुद का अपना कंट्रीब्यूट करें। और वो उन्होंने कोशिश की और वो कंट्रीब्यूट किया। और जहाँ तक ब्लू पॉटरी की बात है, अभी तक मैंने जो चर्चा की उसमें आपको ये कहा था कि ब्लू पॉटरी में
उन्होंने जैसे 25 कलर्स की वो की। और जो मैंने कहा था कि जापान में उन्होंने डिज़ाइन का भी वो सीखा था, तो वो जो दृष्टि थी या जो यहाँ पर जो फोक आर्ट है उन सब से जो उन्होंने क्राफ्ट से जो उन्होंने जिया बचपन से बड़े होने तक जो देखा सारा, उन सब से वो प्रभावित हुए और उनके अंदर वो सब का जो नॉलेज है वो भरी हुई थी। उस नॉलेज को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, रूपांतरित किया अपने डिज़ाइंस के अंदर। तो उनकी जो डिज़ाइन थी ब्लू पॉटरी की, वो डिज़ाइंस के द्वारा उन्होंने ब्लू पॉटरी को एनरिच किया, उसको एक नया सम्मान दिलाया। और ब्लू पॉटरी का जो उनका वर्क था वो क्राफ्ट की तरह नहीं बल्कि वर्क ऑफ आर्ट की तरह देखा गया, उसी तरह से लोगों ने उसको क्रय किया। मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं क्राफ्ट और आर्ट, तो किस तरह से क्राफ्ट को आर्ट तक आर्टिस्ट ले जाता है, ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मतलब क्राफ्ट को आपने आर्ट की सम्मानीय स्थिति तक पहुंचा दिया। तो ये ब्लू पॉटरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो उनका कंट्रीब्यूशन था। दूसरी चीज़ जिसके बारे में और मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी पुरानी धरोहर थी, चाहे बाघ केव्स की बात करें या भारमल छत्रियों की बात करें, इस तरह के जो पुरानी जो हमारी धरोहर थी, भित्ति चित्रण परंपरा जो थी, उस परंपरा को भी जीवित रखने के लिए धीरे धीरे वो सब खराब हो रहे हैं। तो उनको जीवित रखने के लिए उनकी बहुत कॉपी की, वो सब कॉपी एकेडमी में है। तो ये जो चीज़ें थी वो बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है कि उन सब चीज़ को। और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी कमीशन वर्क भी किया, कई होटल्स के अंदर देखा जा सकता है। यहाँ पे राजपूताना शेल्टन में आप उनकी पेंटिंग्स देख सकते हैं, फ्रेस्को की पेंटिंग है, काफ़ी अच्छा वर्क है। इसी तरह बिरला मंदिर में आप देख सकते हैं, कई होटल्स के अंदर उनका काम है। तो ये सारा काम जो है वो उनकी जो विभिन्न कहना चाहिए कि दृष्टि थी या विभिन्न जो उनके अचीवमेंट्स थे, उनका बहुत अच्छा उन वर्क ऑफ आर्ट के अंदर रिफ्लेक्शन है। तो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और कृपाल सिंह जी को अभी मैं ये सारी बात कर रहा हूँ तो मेरे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कृपाल सिंह जी मेरे सामने हैं। लास्ट टाइम मैं उनसे जब हॉस्पिटल में था तब भी मिला था। और उसके समय की एक मैं बात आपको कहना चाहूँगा कि मैं जब नेशनल ललित कला अकेडमी ने मुझे एक मोनोग्राफ के लिए कहा कि कृपाल सिंह जी पे मोनोग्राफ लिखना है, तो मैं मोनोग्राफ का मैंने जब ये डिसाइड हो गया तो मैं गया उनके पास और मैंने कहा कि मुझे आप पर मोनोग्राफ लिखना है, तो मैं अब आपके पास समय समय पे आऊँगा और आपका सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है बैठो। मैं बैठा रहा काफ़ी देर। तो मैं इस तरह कई बार उनके यहाँ पास गया, मैंने कई फ़ोटोग्राफ्स भी लिए उनके उस समय और चर्चा भी होती रही, बातचीत होती रही। तो इस तरह से मतलब उनको जानने के लिए, समझने के लिए एक लंबी प्रक्रिया रही। तो वो जो समय था मेरा एक बहुत अच्छा समय गुजरा, जबकि उनसे बहुत मिलना जुलना तो हमेशा रहा, लेकिन उस समय काफ़ी नज़दीकी से मिलने का और चर्चा करने का मौका मिला। अलग अलग बातों पे चर्चा हुई, उनके काम पर चर्चा हुई, जनरल जो आर्ट डेवलपमेंट हो रहा है, कंटेम्प्रेरी आर्ट है, उन सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा होती रहती थी। तो वो सब करके मैंने वो सब किया और काफ़ी चीज़ों का रिकॉर्ड किया, फ़ोटोग्राफ किया। फिर एक बार मैं उनके यहाँ बाई चांस मिलने गया था। उस समय मैंने उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया था। मैं वहाँ पहुँचा तो बाई चांस वहाँ पर उन्होंने बहुत सा पुराना काम अपना निकाल के रखा था और वो उस काम में वो काम था जो कि कलकत्ता में भी एग्जिबिट हुआ था उस समय का। और ऐसा काम था जो कि जनरली कहीं भी देखने में नहीं आता और कहीं भी पब्लिश भी नहीं हुआ था। तो मैं तो देख के बहुत खुशी से झूम गया। मैंने कहा ये तो बहुत लक्की रहे कि आज मैं आ गया। और मज़ेदार बात ये थी कि वो काम जो है 2 दिन बाद उन्होंने किसी को, कोई आर्ट लवर आया था, आर्ट कलेक्टर, वो उसको ले भी गया। लेकिन मैंने उस दिन उनके सारे फ़ोटोग्राफ्स कर लिए थे और वही फ़ोटोग्राफ्स मैंने उस मोनोग्राफ में भी छापे हैं। और वो बहुत ही उनका जो कहना चाहिए कि जो डायनामिज़म है, उनकी जो रेखाओं का मज़ा लेना है, उनकी जो वाइटलिटी है और जो प्रकृति से डायलॉग की जो मैं बात कह रहा था, वो सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो वो पूरी सीरीज़ है, वो अगर देखें तो आपको वही आनंद आएगा। फिर क्या हुआ कि वो किताब छपने को दे दी, किताब छप रही थी। उसी समय
मालूम पड़ा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं हॉस्पिटल में उनसे मिलने गया, बात हुई और मैंने कहा कि वो किताब प्रोसेस में है और 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगी। मैंने एकेडमी को कहा कि भाई मेरे को कॉपी बाद में भेजना, पहले कृपाल सिंह जी के यहाँ कॉपी भेज दो। तो मैंने उनका एड्रेस दे दिया था और वो भेज। तो वो, लेकिन दुखद स्थिति ये रही कि वो किताब पोस्ट से, रजिस्ट्री से उनके घर पे आई, उनकी बिटिया ने उसको रिसीव कर लिया और रख दिया, लेकिन उसको खोला नहीं। अगर वो पुस्तक वो खोल लेती तो वो उनको दिखा भी देती और मैं केवल उनकी चर्चा ही करता रहा, उनको कुछ चीज़ें बताता भी रहा, लेकिन वो किताब नहीं देख पाए। उसका मुझे हमेशा खेद रहेगा कि सब कुछ होते हुए भी ये होता है कि आप कुछ कह नहीं सकते, ईश्वर की क्या इच्छा है। तो वो मैं उनको दिखा नहीं पाया, उसका मुझे शोक रहा। तो कृपाल सिंह जी की जीवन से हम ऐसे जो सीनियर वरिष्ठ कलाकार हैं, अभी बहुत अच्छे चांस की बात है कि अभी पिछले दिनों राम गोपाल विजयवर्गीय जी की ICA गैलरी में एग्जीबिशन थी, उसके बाद पिताश्री प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा की थी और अभी आज कृपाल सिंह जी पर इतनी चर्चा हो रही है। और आपको यही कहता हूँ कि आप जो युवा कलाकार हैं वो सभी इस तरह के जो वरिष्ठ कलाकार हैं उनसे प्रेरणा लें, कोशिश करें कि उनका काम ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर भवानी शंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने किस तरह से कृपाल सिंह जी की कला यात्रा के बारे में आपको अवगत कराया, किस तरह से क्राफ्ट को आर्ट तक ले गए, वो किस तरह से उन्होंने ब्लू पॉटरी में 25 रंगों का इस्तेमाल किया और किस तरह से नेचर को उन्होंने अपने चित्रों में उतारा। इसके बारे में जो बहुत विस्तार से हमें आज जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो शायद ही हम लोगों को अभी तक इसके बारे में मालूम नहीं था और वो डॉक्टर भवानी शंकर जी ने हमको इससे अवगत कराया। अब मैं कुशवा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे कृपाल सिंह जी के विषय में कुछ अपने विचार रखें। प्रोफेसर भवानी शंकर जी एंड प्रोफेसर रीता प्रताप जी, I am really privileged to be here to pay my tribute to this great artist, Kripal Singh Shekhawat ji. And I am thankful to Lalit Kala Academy who invited me here. And whatever I feel to, express here is already communicated to you, said to you by these two great art historians, painters, writers, and their close kind of proximity with Kripal Singh ji is very impulsive and emotionally narrated by Professor Bhavani ji, because his personal context and how he got emotionally involved in that, just a kind of the visual narration of his entire lifespan is a very, very, I can say, interesting in the sense that that was the time when Kripal Singh Shekhawat ji arrived on this art scene or cultural scene or visual art culture around him was very, 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 very critical. We have to look into that background when there is a constant conflict between Orientalism and Occident, means in Oriental and Western art formats. And Indian art was just struggling hard to locate his identity, so far the art is concerned. Now we can say simply that the Renaissance in India, it was very, very fragmentary or very, very dislocated in true sense of art scene when this art movement took place into Indian context. Now, my personal, just short kind of, interpretation of this particular art scene as art historian, presenting here like Kripal Singh Shekhawat ji
in the later phase of his career was accused, rather, he was marginalized. He was not projected as a kind of, the contemporary artist. Why? Because he shifted his visual vocabulary towards kind of utilitarian kind of objects, you can say, the art of decoration or the craft and art. How it can be assimilated on one platform was as a great question. Now, craft and art is a very thin line between these two kind of terms which usually we use to discuss. Craft and art, both are interconnected. If I say artist is also a craftsman, nothing is wrong in that, because the creativity is not in a kind of, the isolation we can discuss on. The creativity is having various essential elements or compositions or components where we can bring everything. A good artist will always admire, appreciate craft, traditions, whether they are in the folk form or in the sophisticated form. Now, there was a time when Kripal Singh Shekhawat was exploring his visual language, trained in a kind of a traditional format of Shantiniketan, and his master artists, his teachers were already trained in Western art, and they just discarded that language idiom and coming to the Indian kind of traditional formats. Now, this dichotomy of traditional and modernity is very, 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 very tricky. We cannot discuss in isolation. It's having kind of a multilinear kind of connectivity. So, in that critical situation time when Kripal Singh Shekhawat is contributing, it's a very, very praiseworthy, because he is bringing Oriental the linearity through Japanese exposure in Indian context. So I am not touching all those points which already narrated to you, because I am not directly. I didn't get the chance to interact with Kripal Singh ji. So I am just looking at that kind of the art scene when he was emerging, and he was just negating almost all the critical comments by the so-called great artists of our country, that he shifted to craft, and so he was just like, you can say, he was marginalized to a certain extent, but he didn't stop working, experimenting, and later on we'll find many of the well-known artists were trying to explore the craft. They were also going towards decorative art formats, and they are turning towards design. Now, the design, craft, art, painting, everything is interconnected. So, the sense of design is instrumental, whether you are doing a painting or a sculpture. So, designing an object either through craft or any visual mean is the process, So, we cannot simply say that, he was simply making this blue pottery and selling it, and it's only utilitarian importance. No, he was trying to generate a kind of interest in the common man to look at a ceramic pot, like the pot or the ceramic. Now the pottery and ceramic is taught in art schools as a creative means of expression. So this kind of affiliation to craft and bringing it to the mainstream of art is a very interesting factor. And Kripal Singh Shekhawat's contribution is immense, and he was given a kind of right place, right respect on Indian or you can say the national scene, and his work is admired. And even today also we talk of blue pottery from Jaipur, means Kripal Singh Shekhawat. And to what extent it is taken further, I don't know, because whether the school of Kripal Singh Shekhawat is continuing that legacy or still is struggling hard to survive, that I'm not clear about, because I'm new to this place, I am new to Jaipur. But certainly there are nowadays design. Now everyone talks of design. What is design? You cannot minus craft. Now the craft, design and painting or any, they are very, very fragile, They are very having thin demarcation. So we are doing now comfortably almost all the experiments in all the field. Now art school or the design school, nothing is in isolation. So with my just few fragmented notes, I am concluding my remark.
Thank you very much. आदरणीय भवानी शंकर जी, कुशवाहा साहब, रीटा जी ने बहुत ही नपे तुले शब्दों में आदरणीय कृपाल सिंह जी शेखावत के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला। अकादमी आभारी है। अब मैं अकादमी के सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूँ। अकादमी की ओर से आदरणीय गुरुजी कृपाल सिंह जी शेखावत के 100वें जन्मदिवस पे इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में मैं अध्यक्ष साहब और अकादमी की पूरी टीम से माननीय पूर्व अध्यक्ष भवानी शंकर जी एवं कुशवाहा जी सर का धन्यवाद देता हूं और उनका बहुत बहुत आभारी हूं कि वो हमारे एक छोटे से आग्रह पर इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत दी। और कल के जो कार्यक्रम हुआ था तो उसमें मैं डेमोस्ट्रेट क्लासेस में जो संजीव सर हैं, चारकोल में दुर्गेश अटल और मरण कला में दीपक जैमिनी ने जो गुरुजी के पोर्ट्रेट बनाया था, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। अकादमी की ओर से लोकेश सर, रीटा प्रताप मैम जिन्होंने आज मंच संचालन किया, महेश जी और सभी छात्र छात्राओं का भी मैं अकादमी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय हिंद।